हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने इस चैनल में वेलकम स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताया था, लेकिन बच्चों को टॉपिक इनकम्प्लीट था क्योंकि कल की जो लास्ट वीडियो था उसमें मेरे बच्चों हम लोगों ने रॉल्स लॉ जो पढ़ा था वो टू वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए पढ़ा था, और आज मेरे बच्चों हम लोग जो रॉल्स लॉ पढ़ेंगे वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल लिक्विड के लिए पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। साथ में एक बात और बता दूं कि इस रूल को पढ़ने के बाद, इस लॉ को पढ़ने के बाद हम लोग बच्चों साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा लेंथी भी होने वाली हैं, लेकिन साथ में हम लोग इस साइंटिस्ट के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, आज मजा ही आ जाएगा आपको। और आइए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल solid and volatile liquid। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड विथ वॉलेटाइल लिक्विड। क्या है बेटा, इसमें क्या बताया जा रहा है, सुनते हैं, बड़ा मजेदार है बेटा। relative lowering of vapor pressure of solution, relative lowering in vapor pressure of solution equal to the mole fraction of solute। कहा जा रहा है relative lowering in vapor pressure of solution equal to the mole fraction of solute। This rule is called Raoult's law for non-volatile solute and volatile liquid। समझे ना? तो मैंने क्या बताया, और थोड़ा सा लिखते भी जाते हैं। मैंने बताया relative lowering in vapor pressure of solution is equal to the mole fraction ऑफ सॉल्यूट। बेटा लेकिन ये जितने भी रूल है ना, ये सब मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगे। तो जानते हो क्या डेफिनेशन बनाएंगे, और चलो बनाते हैं एक बार। हम लोग कहेंगे बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिलेटिव लॉरिंग, ये रिलेटिव लॉरिंग क्या होता है। तो आइए अभी तुरंत आपको बता देता हूं। बेटा मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बेटा लॉरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब मैंने बोला लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, बेटा इसे हम P नॉट माइनस PS बोलते हैं। ये होता है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें जब हम लोग बेटा P नॉट से डिवाइड करते हैं, यानी कि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं, तो इसे बोलने लगते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ गया ना कि रेशियो ऑफ द, देखो रेशियो है अपॉन में, रेशियो ऑफ द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure। अरे सर मजा आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। इक्वल टू द बच्चों है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम मान लेते हैं XB। क्या मान लेते हैं? XB। बच्चों अगर हम चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कैसे? अरे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू
एक्स बी की जगह आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपने देखा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिख दिए, तो आसान है बच्चों। अब आपको मालूम है क्या कि बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लें, डाइल्यूट, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या हम चाहें बच्चों तो इसको एक स्टेप चलो और आगे पहले करते फिर आते हैं यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्या आप जानते हो ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने यहाँ लिखा देखो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिखा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखो बेटा ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ लिख सकते हैं बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस फिर से आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिखेंगे आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों अगर मान लो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कैसा है डाइल्यूट, समझे ना, तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज सुपर डाइल्यूट, अरे और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो आप जानते हो उस समय बेटा ये है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हम सॉल्यूट को नेग्लेजिबल कर सकते हैं। देखना मेरे बच्चों ये सॉल्वेंट है और ये मेरे बच्चों सॉल्यूट है, और मैंने बताया कि अगर ये सॉल्यूशन सुपर डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है, बहुत पतला है, तो बेटा उस कंडीशन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट को आप नेग्लेजिबल कर सकते हैं। अरे सर क्यों? अरे बेटा जब सॉल्यूशन सुपर डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्यूट बहुत लेस क्वांटिटी में होगा, और बेटा जब बहुत लेस क्वांटिटी में होगा तो आप सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो जब नेग्लेक्ट कर दिया तो स्टेप मिला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अरे सर आपने ये क्या कर दिया? क्यों बेटा? सर आपने कहा था हम इसे नेग्लेक्ट करना है। बिल्कुल बेटा सही बोला था सर, आपने इसे नेग्लेक्ट कर भी दिया, ठीक है, लेकिन सर ऊपर वाले डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को तो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही पहचाना बेटा। बेटा किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए ना हमें कंपैरिजन चाहिए पड़ता है, बिना कंपैरिजन के हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके पास कंपैरिजन नहीं होगा तो नेग्लेक्ट नहीं। मान लो मेरे बच्चों कि YouTube पर केवल फिरोज शाह ही एक टीचर है केमिस्ट्री के, और कोई टीचर नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको YouTube से पढ़ना है और मैं अकेलौता टीचर हूं तो फिर तो आपको मुझे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होंगे, बहुत सारे टीचर हैं, तो फिर आप कंपेयर करोगे, और अगर आपको लगा कि नहीं यार ये तो फिरोज शाह से बेटर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, तो सीधी सी बात है कि आप उनका वीडियो देखोगे। बस बिल्कुल इसी को बोलते हैं, यानी किसी भी चीज को निगलेक्ट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। और सुनो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमने सॉल्यूट को निगलेक्ट किया है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में देखो सॉल्वेंट प्रेजेंट है ही नहीं है, आप इसका कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। तो बच्चों हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास देखो वैल्यू आ गई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये बेटा चेंज होगा तो हमारे पास आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन हो जाएगा मेरे बच्चों एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने रॉल्स लॉ का आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होगा, आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड पर नहीं लगा सकते। और कॉन्सेंट्रेटेड पर लगा दिया तो बेटा इसी फॉर्मूले से जो आंसर आएगा ना वो गलत आ जाएगा,
अरे सर ये क्या हो गया, मतलब ये फॉर्मूला डाइल्यूट पर लगेगा। और सर ये वाला भी फॉर्मूला, बेटा ये फॉर्मूला तुम सब पर लगा सकते हो, मतलब डाइल्यूट पर भी लगा सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड पर भी लगा सकते हो, यानी ये सब में चलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, ये बात आपको याद रखना है, समझे ना बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, और अगर आप कभी ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो बेटा इससे आंसर निकालना बड़ा टिपिकल सा काम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब न्यूमेरिकल फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा और जब आप ये वाला फॉर्मूला कहीं पर यूज करके आंसर निकालेंगे तो बेटा हाईली टिपिकल होगा, यानी कैलकुलेशन में टाइम भी बहुत लगेगा। तो मेरे बच्चों इसका भी मैंने एक ऑप्शन में आपको बताऊंगा, यानी इसका एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे डायरेक्ट और तुरंत आंसर आएगा, जल्दी आंसर आएगा। तो अभी हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग आते हैं। अच्छा, इसे बताने के पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें कि ये जो बेटा हम लोगों ने अभी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखा ना, जानते हो बेटा ये बात एक साइंटिस्ट थे ओस्टवाल्ड वॉकर थ्योरी, उसके द्वारा इसको निर्धारित किया गया। किसके थ्रू? ओस्टवाल्ड वॉकर थ्योरी के थ्रू इसे निर्धारित किया गया है। यानी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने किससे निर्धारित किया, किससे डिसाइड किया है? याद रखना बेटा, ओस्टवाल्ड वॉकर थ्योरी से हम लोगों ने इसे डिसाइड किया। बहुत बढ़िया, एक नई बात पता चली सर। आइए बच्चों एक बात और बता दें, सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी पहली लिमिटेशन क्या आएगी, चलो यहां पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। लिमिटेशन, ये यहां पे कर लेते हैं बेटा, जगह बचा रहे हैं क्योंकि यहां भी अपन को डेरिवेशन करना। तो बेटा हमें मालूम है लिमिटेशंस क्या होंगी रॉल्स लॉ। पहली लिमिटेशन, ये लॉ केवल सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। किस पर? सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। तो याद रखना है कि ये किस पर एप्लीकेबल है? सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। टिक लगा देता हूं, इसका मतलब है एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये जो रूल है ना, ये जो लॉ बताया, ये केवल मेरे प्यारे बच्चों सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ना, बस उन पर एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं लग पाएगा ये वाला। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या सर? बेटा ये रॉल्स लॉ है ना, ये रॉल्स लॉ याद रखना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर एप्लीकेबल है। जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है केवल उन पर एप्लीकेबल है। तो ये किस पर एप्लीकेबल है? याद रखना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये केवल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर एप्लीकेबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जिस सॉल्यूट का सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा सॉल्यूट ले लें कि सॉल्यूशन में मिक्स करें तो उसका एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन माने जानते हैं ना, यानी उसके मॉलिक्यूल आपस में बेटा रिएक्शन करके कंडेंस हो जाए, मिल जाए, समझे ना, तो एसोसिएशन। या फिर हमने किसी सब्सटेंस को पानी में डाला या लिक्विड में डाला और वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो उस कंडीशन में बेटा रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको याद रखना, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंडीशन of association or dissociation of solute, ठीक है ना। तो ये लॉ जो है, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो सॉल्यूट का होगा ना, उस पे तो भाई साहब कभी एप्लीकेबल ही नहीं। बेटा क्या आप जानते हैं, मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया बात बताना जा रहा हूं
ये जो अपने ये जो रॉड्स थे ना, अपने रॉड्स रॉड्स का नाम था मैरी रॉड्स। ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे और फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फादर जो थे बेटा, वो इनके फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे। सैलरी कम मिलती थी और इतनी कम मिलती थी कि इनका जो बचपन वाली लाइफ रही वो बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ रही। मम्मी पापा ने थोड़े से इनके लिए पैसे जोड़े कि भैया बेटा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी करी जाए। 23 साल की उम्र में इन्हें माँ बाप ने कहा, इनके पेरेंट्स ने कहा बेटा तुम शादी कर लो। अब इन्होंने क्या करा बच्चों, इन्होंने शादी करना तो दूर, ये गए मार्केट, वो पैसा ले गए और उसी पैसे से ये लैब का सामान ले आए और अपने घर में इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दी। बच्चों इन्हें बचपन से ही केमिस्ट्री से बहुत प्यार था, बहुत लव था और इन्होंने अपने घर में लेबोरेटरी बना ली। अब मम्मी पापा भी कुछ कह नहीं पाए कि अब भैया ठीक है, तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी करो। और उसके बाद उन्होंने घर पे ही बच्चों एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस बंदे के पास ये जो रॉड्स है ना, मैं तो सर रॉड्स बोलूंगा इन्हें, कि इनके पास कोई प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं थी। घर में अपन लोग लाइब्रेरी बनाएंगे, कितने भी पैसे लगा दो उसमें वो बात नहीं आ सकती, इक्विपमेंट नहीं थे इनके पास। उन्होंने बेटा ये क्या करते थे कि जहां ये रहते थे ना फ्रांस में, वहां पर इनकी बालकनी के पास, ये अपनी बालकनी पे खड़े हो जाते थे और -21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बेटा लगातार थर्मामीटर लिए घंटों घंटों खड़े रहते थे। पता चला कि अपने लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है, कांपते जा रहे हैं, हाथ कप रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं -21 में कैसा टेम्परेचर, और उसी में बेचारे अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। सोचो आप नोट्स बनाने में लापरवाही करते थे, इसने देखो उतनी सर्दी में भी भयंकर नोट्स बना डाला। और बेटा उसके बाद मालूम क्या हुआ, एक और मजेदार बात, इसके बाद बेटा ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद कुछ साल बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये बेटा एक ग्रेनोबल जो सिटी थी, टाउन कहेंगे, सिटी तो नहीं बोलेंगे, वहां पर बेटा एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी, एक होता ना बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, एक होता ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, उसी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हुए। और उसके बाद इन्होंने अबाउट 30 इयर्स की एज में फिर इन्होंने शादी की। और आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा, बहुत मजेदार बात। तो मालूम है जब ये इन्होंने जिससे शादी करी उस गर्लफ्रेंड को बोले तो उसे डेट के लिए इन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें डेट पे लेके चलता हूँ। तो वो इनके पास आई तो ये डेट पे लेके कहाँ चले गए, घर चले गए, अपने घर में गए। और घर में जाके मालूम इन्होंने क्या बोला उनसे बोला कि तुम मेरी दूसरी वाइफ। जब इन्होंने कहा तुम मेरी दूसरी वाइफ हो तो उसके चेहरे में, जो लड़की थी उसके चेहरे में बहुत, मतलब कहते ना गुस्सा आ गया कि इस बात को बताने के लिए मुझे बुलाया कि तुम मेरी दूसरी वाइफ हो, और इससे पहले तो बताया भी नहीं। और कहने लगे आओ मैं तुम्हें अपनी पहली वाइफ से मिलवाता हूँ। और बच्चों इन्होंने जानते हैं क्या किया, ये उसे लेके अपनी उसी लैब में गए और कहने लगे देखो मैंने पहली शादी इस अपनी लैब से की थी और तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, दूसरी शादी। और इस बात को सुन के सच कह रहे हैं, उनकी वाइफ हंस हंस के पागल हो गई कि यार ये कैसा इंसान है, ये बताओ एक लैब को, केमिस्ट्री लैब को अपनी वाइफ के। और बेटा जब ये मालूम है, जब ये अपने बालकनी में खड़े होके लगातार घंटों घंटों थर्मामीटर लिए खड़े हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बेटा इनके मोहल्ले वाले भी इनके ऊपर हंसते थे कि यार ये आदमी बिल्कुल पागल है, इतनी सर्दी में घंटों बाहर खड़े होके एक्सपेरिमेंट करता। बेटा 15 साल इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट करे और 15 साल की रिसर्च के बाद फिर इन्होंने बेटा अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और जब इनको रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जब वाटर में हम सॉल्ट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब इतनी बात बताने में इन्हें 15 साल लगे, क्योंकि किसी भी चीज को प्रैक्टिकली बताना कोई सिंपल बात नहीं होती। यानी हमारे लिए वो कितनी छोटी लाइन है कि जब हम लोग वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं
तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का। बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइन है, लेकिन इस बात को इन्हें प्रूफ करने में, निकालने में बेटा 15 साल का समय लगा और घंटों घंटों खड़े होकर सर्दी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बेटा इन्हें पूरी लाइफ में कभी कोई सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनकी ना तो लाइब्रेरी बड़ा थी, ना इनकी यूनिवर्सिटी बड़ी थी, ना इनका नाम बहुत बड़ा था, लेकिन बेटा फिर भी कोई था जो लगातार इन पे नजर रखे हुए था। और जानते हैं वो कौन था? वो थे साइंटिस्ट वॉन टॉप। साइंटिस्ट वॉन टॉप अपने जमाने के बच्चों बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट। और वो भी इन पर नजर गड़ाए हुए थे कि यार ग्रे नोबल में एक प्रोफेसर है जो कि जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, बहुत खास मॉडर्न इक्विपमेंट, और वो फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो इन पे नजर आए। और मैं आपको बता दूं कि जब वॉन टॉप को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये प्राइज तो उस बंदे को भी मिलना चाहिए था जो इतने सालों से बिना नाम के काम कर रहा है। और इसी बात के बाद यानी उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर उन्होंने जब हमारे जो राउंड्स थे, इनके 70वें जन्मदिन पर, 17th बर्थडे पर एक इन्होंने एक समारोह रखा, एक फंक्शन रखा, ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बच्चों पूरे यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। जैसे उस समय के फेमस साइंटिस्ट वॉन टॉप तो थे ही, क्योंकि वो नोबेल प्राइज विनर थे। इसके अलावा ओस्टवाल्ड, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। ली चैटेलियर बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, समझे ना। आर्हीनियस बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। ये सारे साइंटिस्ट आए और वहीं पर इनकी वो जो टॉम था ग्रे नोबेल, वहां पर इनको सबने मिलकर कितना सम्मानित किया। और जब इन्हें सम्मानित किया गया, इनको बढ़िया पुरस्कार दिया गया, ये बहुत खुश हुए। उसी में इनकी आंखों से मेरे बच्चों आंसू बहे, क्योंकि दुनिया ने उन्हें इतने साल बाद पहचान पाया, 70 साल की उम्र। लेकिन बच्चों दुख की बात यह रही, उसके कुछ ही महीने के बाद इनकी डेथ भी हो गई। तो ये थी बेटा हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, जिनको लोग जाने नहीं, 70 साल की उम्र में जिनका इंपॉर्टेंस समझ में आया। और आज देखो हम लोग अपनी केमिस्ट्री की किताबों में इनका नाम पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, IIT JEE हो या नीट हो, हर साल इससे एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर देता है। ये इनकी महानता है। तो आइए इसी बात पर चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने ये जो फॉर्मूला बताया ना, है ना, इस पे जो कैलकुलेशंस होते हैं लेंथी हो जाते हैं। अब अगर हमें मान लो फॉर्मूला चाहिए है, इसका सिंपल फॉर्म, तो हम कैसे निकालेंगे? आइए बहुत मजे से समझाएंगे। ऐसा समझाएंगे भाई साहब आपको आज तक कभी किसी ने नहीं समझाया होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय पर कौन सा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान देना बस मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान, आपका 50% ध्यान आपको मजा दे देगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड, इसको हम मान लेते हैं बच्चों A, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसे मेरे प्यारे बच्चों हम मान ले रहे हैं B। यानी कि जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, ये मैं इसी की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। इसमें हमने जो वॉलेटाइल लिक्विड था मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैंने जानते हो क्या मान लिया? A मान लिया। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने बच्चों B मान लिया। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? आपको रॉल्स लॉ तो याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो रॉल्स लॉ में लगाता हूं। रॉल्स लॉ क्या होता है याद करो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा PA0XA प्लस PB0XB। सर ये कहां से आ गया? अरे बेटा ये मैंने
इससे पहले वाले वीडियो में ये सब डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं समझ में आई ये वाली बात तो बेटा आप प्लीज एक बार पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये रॉल्स लॉ था, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बेटा ये जो फॉर्मूला था ना, ये निकाला गया था टू वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए जो टू वॉलेटाइल लिक्विड से मिलकर बनता है ना, उसके लिए मेरे बच्चों मैंने ये वाला फॉर्मूला निकाला था। तो ये फॉर्मूला था टू वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, और अब हम बनाने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, समझे ना। तो अब सुनो जरा बेटा, आपको मैं बता दूं कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आप चाहो तो इसे नॉन वॉलेटाइल सॉलिड भी कह सकते हो, एक ही बात। बेटा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कह दो या सॉलिड कह दो, उसके लिए बेटा जो पीबी की वैल्यू होगी, पीबी नॉट की वैल्यू, वो जीरो। अरे सर जीरो को, अरे भाई वो नॉन वॉलेटाइल है, और जब नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए हमने मान लिया कि पीवी नॉट जो है वो जीरो, और जब जीरो है तो बचा क्या हमारे पास, पी एस इज इक्वल टू, अब तुम जीरो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा केवल पी ए नॉट एक्स ए। ये मेरे बच्चों बच गया, पी ए नॉट एक्स से बच गया। क्या बच्चों आप जानते हैं कि यहां पर हम चाहें तो एक्स ए को बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या वॉलेटाइल लिक्विड। सॉल्वेंट बोलो चाहे वॉलेटाइल लिक्विड बोलो, एक ही बात है ना। तो बेटा हम चाहें तो इस मोल फ्रैक्शन का पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कैसे, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट, और ये हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। याद करो मोल फ्रैक्शन का यही तो फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह हमने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके सर, ठीक है ना। बेटा क्या आप जानते हैं, बेटा ये जो वैल्यू होती है ना वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्वेंट का मेरे बच्चों वेपर प्रेशर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए बेटा अगर चाहो तो इसे आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लगा के इसे लिख सकते हो Na अपॉन Na प्लस Nb, ऐसा भी लिखा जाता है। जानते हो इससे हमें क्या पता चला, अरे हमें इससे पता चला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये पता चला, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये चीज कहला रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, समझ में आया ना बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहना बस मेरी बात पर बेटा, आपको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अब मैं आपको बता दूं तो हम लोग फिर से वापस उसी फॉर्मूले पर आ रहे हैं बेटा। पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए। क्या तुम्हें याद है पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है भाई साहब, पूरे सॉल्यूशन का। मतलब सॉल्यूशन में आपको मालूम है 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि एक कंपोनेंट एक्स ए है और दूसरा एक्स बी है, और ये मिलके बन रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है 1। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ एक्स ए है तो हम एक्स ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। और बच्चों ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अरे बच्चों हम यहाँ पर पी ए नॉट का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर दें, बिल्कुल सर बिल्कुल करो। तो ये आ जाएगा बेटा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब जानते हो बच्चों क्या करना है, अरे भैया ये माइनस का टर्म है ना, इसको इस साइड उठाओ तो देखो प्लस का हो जाएगा, और पी एस को इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो ये मैंने यहां से उठा के इस तरफ लाए, तो ये हो गया पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू, ये पी एस को साइड ले गए
तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी एस। और मेरे बच्चों हम चाहें तो यहां पर जानते हो एक्स बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पी ए नॉट है ना, ये कहलाता है, जानते हो क्या, ये कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोलो या प्योर सॉल्वेंट बोलो। अगर आप चाहो मेरे बच्चों तो इसे आप केवल पी नॉट से भी शो कर सकते, केवल पी नॉट से, ठीक है ना। और माइनस कर देंगे पी एस, तो जैसा है वैसे ही। ऐसे यहाँ पर पी ए नॉट की जगह हम चाहें तो पी नॉट भी लिख सकते हैं। कोई कहे सर मुझे नहीं लिखना, मैं तो ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, बेटा बिल्कुल लिख लो। एक्चुअली मैंने इसलिए ऐसा रिलेशन बना रहा हूँ क्योंकि तुम देखो यहाँ पर जो आपने रिलेटिव लोअरिंग वाला पार्ट करा था उसमें आपने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को देखो पी नॉट लिया था, नॉट पी ए नॉट नहीं लिया था, पी नॉट, इसलिए उसी से मैं इसका रिलेशन बना रहा हूं। बहुत बढ़िया सर। अब क्या किया जाए बेटा, अब अपन को करना ये है, सुनो, अब यहां तो जगह भर रही है, हम लोग उछल के कूद के ऊपर पहुंच गए, उछल कूदते हुए देखो ऊपर आ गए। ध्यान रखना बेटा, ये चल रहे हैं हम लोग आगे, ओके, यहाँ पे आ गए। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को मालूम है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू है एक्स बी। क्या है बच्चों, एक्स बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों हम लोग एक्स बी की वैल्यू पुट कर देंगे। और याद रखना ये भी फॉर्मूला यूज होगा बेटा, यूज होगा। हम इसे कोई भी इक्वेशन डाल दें 1 2 3 4, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला भी अपन का यूज होने वाला, चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दो, है ना। इसके बाद ये फॉर्मूला भी ये, बल्कि इसे इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं, इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे बेटा। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये कुछ ये नहीं मिल गया, देख लो, क्या यही स्टेप नहीं निकाल दिया हमने, ये वही स्टेप तो है, देखो जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पर है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो पहले। अब बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी की जगह हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चों, इतना काम कर दिया, कोई दिक्कत नो सर, बहुत बढ़िया। बेटा हम चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 4 भी मान सकते हैं। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, यानी इसको हम लिख रहे हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू। जब आप इसे अपोजिट करोगे ना तो बेटा ये भी अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन हो जाएगा एन। बच्चों क्या आप जानते हैं हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, बेटा एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी, और ये आ जाएगा +1। आएगा कि नहीं बताओ, आ जाएगा ना, एन बी से एन बी कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ तो एन ए अपॉन एन बी रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, ये 1 को इस तरफ उठा लेंगे, तो ये होगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, अरे करना क्या है मेरे बच्चों, एलसीएम ले लो चुपचाप, पी नॉट माइनस पी एस, और सुनो इसका तो आ जाएगा पी नॉट, फिर ये आ जाएगा माइनस, माइनस के बाद ये आ जाएगा बेटा पी नॉट माइनस पी एस, ओके, इज इक्वल टू हो गया एन ए अपॉन एन बी। और मेरे प्यारे बच्चों माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। अरे बेटा ये प्लस का पी नॉट है, देख लो, ये माइनस का पी नॉट है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे मेरे बच्चों तो हमें मिल जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी।
बच्चों क्या आप जानते हो, आप इसे फिर उल्टा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने उल्टा ही तो किया था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पी, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, ये भी चेंज हो जाएगा, एन भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन हो जाएगा एन। ओके, अब मेरे बच्चों अपन ने क्या कर दिया, अपन लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, एन भी होता है बेटा याद करो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिखा देखो मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एन को बोल रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और मेरे बच्चों ये पूरा चेंज होगा। सर अब कहाँ लिखें, जगह खत्म हो गई भाई यार, कितने हम सांप बनाए, अब ये सांप यहाँ पे आए इसके नीचे, सॉरी बेटा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, लेकिन मैं इसी बोर्ड पर पूरी कोशिश करूंगा कि कभी आपको बहुत फर्क ना पड़े इस बात से कि सर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं, और जब मेरे पास समय आएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा और फिर और भी ज्यादा शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चलिए खैर फिलहाल अभी इसी में जो है अपने पास, वैसे भी मुझे मालूम है समझ में आपको बेहतरीन आएगा, बोर्ड चाहे कोई भी हो, क्योंकि समझाने वाला डिजिटल बोर्ड पर भी वही होगा जो व्हाइट बोर्ड पर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन लोग आते हैं, इसको लिख दे रहे हैं हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बेटा ये जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला बेटा डाइल्यूट पर भी एप्लीकेबल होगा, मतलब ये सब पर एप्लीकेबल है, मतलब ये समझ लो, ये जो फॉर्मूला था इससे क्वेश्चन करने में पसीने छूट जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन निकालनी। लेकिन मेरे बच्चों हम इस फॉर्मूले के सारे आंसर इस फॉर्मूले से निकाल सकते। तो आपने देखा मैंने इसी फॉर्मूले को देखो सॉल्व करते हुए, यानी टू वॉलेटाइल लिक्विड वाले फॉर्मूले को सॉल्व करा और आपके सामने बड़े मजे से एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला। इस पे हम लोग बहुत सारी का मतलब बहुत सारी ही होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है बोर्ड पूरा भर चुका है, अब तो कहीं जगह बची नहीं है। आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों प्लीज मत रखना, नोट्स बनाते जाना ताकि पढ़ाई में ज्यादा मजा आए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं इसे रब करूंगा, फिर हम लोग कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स पर आते हैं। याद रखना एक आध प्रॉब्लम आज की थोड़ा लेंथी भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मुझे मालूम है आपको समझ में तो चुटकियों में आएगी हर बात। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे सर हो गया। चलो आपकी इजाजत हो तो थोड़ा पानी वानी पी लो। ओके, ओ भाई साहब, ओ यार, हाँ भाई स्क्रीनशॉट सबने ले लिया और अब हम लोग चलेंगे आगे के लिए, लेकिन आगे के लिए हमें बोर्ड करना पड़ेगा रब। जबरदस्त क्लीनिंग ही देखिए, एक और मिले, इसकी ड्राई रबिंग कर दी जाए। ये हो गया अपना तैयार फिर से। तो मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने अब तक पढ़ाया है काफी क्लियर हुआ होगा। वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर दें, थोड़ा वीडियो को अगर शेयर वेयर कर दिया करेंगे तो और मजा आएगा और पढ़ाने में एनर्जी आएगी, क्योंकि आप लोगों से ही चीजें बदलेंगी।
अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से शेयर किया, लाइक करा, कमेंट किया और ये वीडियो उठेगा तो आप देखेंगे मेरे पास व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग बेटा आगे प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं यहां पर, द वेपर प्रेशर ऑफ यार इसको अपन लोग क्या लिख दें, द सिंपल सी कोई उठाएं क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन करा जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 90 degree centigrade is क्या बोलेंगे, at 90 vapor pressure of benzene at 90 degree centigrade is 1020 torr A or a solution. Vapor pressure of benzene at 90 degree centigrade is 1020 torr. A solution of 5 gram, थोड़ा सा दिक्कत vapor pressure of benzene at 90 degree centigrade is of 5 gram of solute, 5 gram of solute, ठीक है, 5 gram of solute in 58.5 gram benzene, in 58.5 gram benzene has vapor pressure 990 torr. वेपर प्रेशर हो गया कितना, 990 टॉर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर हो गया 990 टॉर। द molecular mass of the solute is, देखो क्या कह रहे हैं, बड़ी देर लगी मुझे लिखने में इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी बच्चों थोड़ा सा देर लगी। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 90 degree centigrade is 1020 torr, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बेंजीन का वेपर प्रेशर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर मतलब हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को आप कहते हो मेरे बच्चों पी नॉट, कितना है 120 टॉर। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, a solution of 5 gram solute in 58.5 gram benzene, 5 gram solute, 5 gram solute का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। और मेरे बच्चों अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 ग्राम है, एंड 58 ग्राम बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन को सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट के मास को हम WA ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये है बेटा 58.5 ग्राम। आगे क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, हैज वेपर प्रेशर 990 टॉर, मतलब जब आपने सॉल्यूट को बेंजीन में डिसॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 990 दे रहा है, यानी PS इज इक्वल टू दे रहा है 990 टॉर दे रहा है। आगे क्या कह रहे हैं,
क्या रहेगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आपको एमबी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है। बच्चों याद करो, मैंने फॉर्मूला तो बता ही दिया था अभी तुम्हें। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मेरे बच्चों कई बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हैं, सर आपने जो पहले फॉर्मूला लिखवाया था वो ये लिखवाया था पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सर आपने ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था और सर अब आप यहाँ पर नीचे पी नॉट की जगह सर आप पी एस लिख रहे हैं, सर ऐसा मत करो, ऐसा बोलते हैं बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि ये सुपर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मेरे बच्चों आप खुद सोच के देखो, क्या ये सॉल्यूशन सुपर डाइल्यूट हो सकता है? सोचिए सॉल्वेंट है आपके पास 58 ग्राम, 58.5 ग्राम है, लमसम में बोला 58, और उसमें आप 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व, बेटा ये सुपर डाइल्यूट नहीं हुआ। ये मतलब डाइल्यूट तो मान सकते हैं लेकिन सुपर डाइल्यूट, तो सर हम कैसे पहचानेंगे सर सुपर डाइल्यूट कौन है? यस बेटा, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी 5% से कम आए तो फिर आप उसको सुपर डाइल्यूट कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर तो देखो 5% क्या, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ना तो अप्रॉक्स 8-9% के आसपास सॉल्यूट बनेगा। सर 5 ग्राम लिखा, आप 8-9%, अरे बेटा मैं अगर 58.5 को 100% सॉल्वेंट मान लूं तो उसके कंपैरिजन में अगर इस 5 को निकालूंगा परसेंट में तो 8-9% के आसपास आ गया, ये काफी हो गया। तो याद रखना यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यही तो मुझे बताना है आपको। यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो याद करो मैंने यहाँ पर ऐसे सांप लगा लगा के यहाँ पर फिर आपको आंसर ला के बताया था, यही वाला फॉर्मूला है ना। तो बेटा हम लोग चलो वैल्यू पुट करें, तो ये है 1020 माइनस 990 अपॉन और पी एस की वैल्यू 990 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, बेटा मास ऑफ सॉल्यूट है 5, डब्ल्यू एम ए जानते हो क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए को बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास हम निकालेंगे, तो आपको मालूम है बेंजीन का मोलर मास 78 होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। अपॉन में आ जाओ, अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों कहां पर, अब हम लोग आ रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एमबी देखो बेटा हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करना इनटू डब्ल्यू ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यू ए है 58.5। बच्चों इसे लेस वेस कर दें, अगर आपने इसको लेस कर दिया तो आपको लेस करके यहाँ 30 मिलेगा, यहाँ 990 मिलेगा, इज इक्वल टू मिलेगा 5 इंटू 78 अपॉन एम बी इंटू मिलेगा 58.5। और मेरे प्यारे बच्चों एम बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 78 इंटू 990 अपॉन 30 इंटू 58.5। बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर इसका आंसर अप्रॉक्स 220 निकल आएगा और इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, इजी है, नॉर्मल है, बेसिक प्रॉब्लम है, कुछ इसमें नया नहीं था, कुछ बहुत एडवांस नहीं था, एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम, नॉर्मल सी। ठीक है, अब हम लोग बेटा आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया बेटा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, वो प्रॉब्लम मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा, बोर्ड पर लिखूंगा। बेटा प्लीज मुझे मना मत करना लिखने से, बेटा मुझे लिखने देना, मैं बोर्ड पर लिखूंगा बेटा, और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे सुनो, हम लोग लिख रहे हैं a solution is made by mixing 32 gram
methanol and 23 gram of ethanol at 300 Kelvin. ओके, आगे क्या कहना है? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर एक ही बात होती है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट, दोनों आप एक ही मान के चलना। कई बार आपको क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज मिलेगा। कॉम्पोनेंट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और आगे कह रहे हैं PCH3OH, मेथेनॉल का फॉर्मूला है ये। PCH3OH P0 है, P0 CH3OH इज इक्वल टू हमारे पास है 90 mmHg, एंड आगे है PC2H5OH। प्योर एथेनॉल का वेपर प्रेशर भी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 51 mmHg। ओके, क्या कह रहे हैं? आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं कहानी इस सवाल की। A solution is made by mixing, एक सॉल्यूशन है, बन रहा है मिक्सिंग से। किसकी? 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब आपको मेथेनॉल और एथेनॉल बेचारे दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? आपको पार्शियल वेपर प्रेशर मेथेनॉल और एथेनॉल का आपको क्या करना है मेरे बच्चों? कैलकुलेट करना है। और आगे क्या कह रहे हैं? एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे बच्चों हम पीएस से डिनोट करते हैं। लोग पीएस भी कैलकुलेट करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर भी और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सवाल है। कैसे सर? अरे बेटा आप याद करो, आपको मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? तुम्हें याद आया? कंपोनेंट PA इज इक्वल टू होता था PA0X से। अब यहाँ पर हम AB की जगह मेथेनॉल एथेनॉल ले रहे हैं, तो हमने ले लिया P पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये फॉर्मूला लगे, है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो केवल मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल देखिए ऑलरेडी आपको ये गिवन है, ये गिवन है ना? हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल के लिए हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में देखो जरा बेटा, 32 ग्राम मेथेनॉल है और 23 ग्राम एथेनॉल है, मतलब आपको क्वेश्चन में बच्चों मासेस गिवन है और हमें आंसर निकालने के लिए मोल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों? हम लोग पहले तो ये जो मासेस है ना इन्हें मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मास ऑफ मेथेनॉल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? तो बेटा 32 ग्राम। और मास ऑफ इथेनॉल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बेटा? तो ये गिवन है हमें 23 ग्राम। अब बेटा हम इससे मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा मास मिथेनॉल का 32 है, मोलर मास मिथेनॉल का जानते हो कितना होगा? अरे 32 होगा, निकाल के देख लेना, निकाला भी होगा आपने। फाइनली 1 आ गया। ऐसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे?
अब हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखो इस लाइन, अब हम निकाल ले रहे हैं मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो बच्चों मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू होगा मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल जानते हो क्या है? अरे 23 ग्राम है, और इथेनॉल का मोलर मास निकाल के आपने कम से कम 50 बार देखा होगा, और बेटा ये आया होगा 46, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। क्या आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ मीथेनॉल। अरे सर इतना फॉर्मूला लगाना जरूरी है क्या? सर डायरेक्ट ही कर दिया करो, इतने फॉर्मूला क्यों लगाते हो? अरे बेटा मैं फॉर्मूला अपने लिए नहीं लगाता हूँ, मैं ये सब तुम लोगों के लिए लगाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों में से आधे बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th 12th ढंग से पढ़ी नहीं होती है। अब ना उन्हें 11th आती है ना 12th आती है, तो मैंने तो भाई ये सोचा हुआ है, चाहे तुमने 11th कुछ भी ना पढ़ी हो, चाहे तुमने 12th कुछ भी ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने सोचा है मुझे JEE करना ही है, नीट मुझे निकालना ही है, तो फिर मैं चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं बेटा जानबूझ के बार बार लिखता हूं, अपने लिए तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? आपको मालूम है मोल्स ऑफ मिथेनॉल देखो कितना है मेरे पास। अरे सर मोल्स ऑफ मिथेनॉल आपने देखो 1 निकाला, 1 पुट कर दिए यहाँ। अब मोल्स ऑफ मिथेनॉल 1 और मोल्स ऑफ इथेनॉल देखो ये मैंने निकाला, ये है 0.5, तो बेटा 1/1.5 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का आ गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालो, फिर फॉर्मूला आएगा मोल्स ऑफ इथेनॉल। याद रखना मोल्स फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ओके, और बेटा आपको मालूम है मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है हमारे पास? देखो ये निकाला है 0.5, ये पुट किया, फिर मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.5 और मोल्स ऑफ मिथेनॉल तो भैया हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखो ये 1 तो 0.5 अपॉन 1.5, ये मेरे बच्चों हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओ, हमारे पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो फिर क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉम्पोनेंट जो है, क्या उसका पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा क्या? हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। क्या आप जानते हैं बच्चों, क्या आपको मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल? आपको देखो क्वेश्चन में 90 गिवन है, ये गिवन है 90, बेटा 90 पुट करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या है? अरे बच्चों मैंने निकाला नहीं था मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, देखो ये है 1/1.5। बेटा ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 आएगा, ये 6 बार जाएगा, और बेटा यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 60, मतलब मेथेनॉल का जो आएगा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो 60 mmHg आ जाएगा। 60 mmHg मेरा पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर, अब हमें चाहिए एथेनॉल। एथेनॉल का वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके सर, अब आपको मालूम है यहां पर क्या कि वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा प्योर इथेनॉल का, ये दे रहा है 51, ये रख दो। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का क्या होगा? तो देखो ये आपने निकाला था, ये था 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट सर हम चाहें, अरे बेटा 51 था ये, 51 है ना। अब बेटा हम चाहें तो पॉइंट से पॉइंट को बेचारों को हटा दें, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है ना। अरे यार ये मैंने फिर 15, क्या हो रहा, गलती हो रही, 51 था ये, सॉरी। और अब आपको मालूम है डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, वो ये डिवाइड करेंगे तो 17 बार जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 17 आ गया, यानी इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर 71। ओ यार क्या है यार, बार बार गलत बोल जा रहा हूँ, 71 नहीं 70 mmHg,
mmHg। बच्चे ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। सर अगर हम इतना टाइम लगाएंगे एग्जाम में तो सर वो तो बस एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, फिर तो बाकी तो रह जाएगा। नहीं बेटा, आपको थोड़ी ना किसी को समझाना, आपको तो अपने आप को समझाना। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट करना, मुझे सबको समझाना है तो मैं पूरा पूरा करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाए। अब लास्ट क्वेश्चन, उसने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा, यानी टोटल प्रेशर भी पूछ रहा है। अब टोटल प्रेशर कैसे आएगा? अरे दोनों पार्शियल प्रेशर का सम कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि PS इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा ये था 60 और देखो ये जो निकला है 17, दोनों को ऐड करो तो 77 mmHg। ये बेटा आप देख लो हमारा तीसरा आंसर आ गया। और इस तरीके से ये लेंथी सी प्रॉब्लम खत्म हो गई है और हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया। बच्चों क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर आज बताना कि हाँ सर मजा आया। मजा नहीं आया हो तो भी बताना और लिख देना नहीं सर बहुत मजा आया। जब तुम लिखोगे बहुत मजा आया तो मैं समझ जाऊंगा मजा नहीं आया। ओके, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ वीडियो कितनी देर का हो गया अपना? है ओहो यार ज्यादा हो गया, सॉरी। मुझे तो 45 मिनट का बनाना था, पता नहीं चला और यहाँ 1 आवर हो गया। तो चलो खैर, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आगे की प्रॉब्लम्स फिलहाल नहीं करा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की प्रॉब्लम्स कराऊंगा। वैसे भी मैं सोच रहा था 3-4 और प्रॉब्लम निपटाऊं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो बनना था और वीडियो 1 आवर के आसपास का बन चुका है। हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना? ओके, बाय 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 बाय, जय हिंद।